राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम छंद का वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। छंद के बारे में हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि छंद का हमारे संस्कृत साहित्य में क्या महत्व है। तो छंद जो होता है वो रस का आच्छादक होता है और जो व्यक्ति विशेष होते हैं उनको आह्लादकत्व की प्रतीति कराने वाला होता है। छंद के माध्यम से हम यह पता कर लेते हैं कि ये जो श्लोक है उसका गेय पद क्या है, उसको किस राग में गाया जाए, कैसे गाया जाए। तो अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं और उनके जो गाने के तरीके होते हैं, उनको पढ़ने का जो तरीका होता है, उनमें जो यति विराम इत्यादि निर्धारित होते हैं वो उस छंद के हिसाब से ही होते हैं। तो मित्रों, छंद जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक वृत्त छंद होता है और दूसरा जाति छंद होता है। वृत्त छंद को ही हम वर्णिक छंद भी कहते हैं और जाति छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। वृत्त अर्थात वर्णिक छंद का तात्पर्य यह होता है जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित की जाती है, कि वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का नाम निर्णय लिया जाता है, छंद का नाम रखा जाता है। और जाति छंद अर्थात मात्रिक छंद उसको कहते हैं जिनमें मात्राओं की संख्या के द्वारा छंदों का निर्णय किया जाता है। अब वर्णिक छंद में जैसे हम ले लेते हैं अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद में क्या होते हैं कि 32 अक्षर ही होंगे, यह निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होंगे, 4 पाद होता है। एक किसी भी श्लोक में किसी भी छंद में क्या होते हैं, 4 पाद होते हैं। तो अब अनुष्टुप छंद में 4 पाद हैं, प्रत्येक पाद में प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 8-8 वर्ण होते हैं और कुल मिला के कितने 32 वर्ण हो जाते हैं। और जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद जैसे हम ले लेते हैं आर्या छंद को ले लीजिए। अब आर्या छंद में क्या है, यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय पी। अब उसमें प्रथम और तृतीय में कितने हो जाएंगे, 12-12 मात्राएं हो जाएंगी। 18 मात्राएं होती हैं द्वितीय, अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सार्या, चतुर्थ में क्या होता है 15 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से मात्राओं से क्या होता है, छंद का निर्धारण किया जाता है। अब उसमें जो वृत्त छंद होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए, एक होता है समवृत्त छंद, दूसरा होता है अर्ध समवृत्त छंद और तीसरा होता है विषमवृत्त छंद। अब इनकी अलग अलग चीज़ें हैं। जो समवृत्त छंद होता है, समवृत्त छंद का तात्पर्य होता है कि जो छंद में 4 चरण होते हैं, उन चारों चरणों में जो वर्णों की संख्या हो वो समान हो, सम हो। जैसे अनुष्टुप है तो अनुष्टुप में क्या है कि 8-8-8-8 चारों में क्या है, 8-8 वर्ण ही रहेंगे, उनकी संख्या क्या है, निश्चित है। इसी तरीके से जब हम अर्ध समवृत्त में आते हैं तो अर्ध समवृत्त में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसकी संख्या, दूसरा और चौथा चरण होता है उसकी संख्या, इन दोनों की संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसी तरीके से हम जब विषम वृत्त में जाएंगे तो विषम वृत्त में जो 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण की जो संख्याएं होती हैं, वर्णों की संख्या जो होती है वो कहीं भी निर्धारित नहीं होती है, वो बदल जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाती है। तो इस तरीके से 3 प्रकार का हमारा ये वृत्त छंद हो गया। एक समवृत्त है, एक विषम वृत्त है और एक अर्ध समवृत्त है। अब देखिए, सबसे पहले हम ह्रस्व, गुरु और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनका निर्णय करेंगे। तो आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में हमने एक अलग से बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट ही लोक सिद्धांत कौमुदी के नाम से, आप लोग वहाँ पर जा करके और उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये क्या करता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञाएं करता है। उसी चीज़ को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, अगर केवल एक मात्रा है, जैसे ये क्या है, एक मात्रा में आएगी और इसी में ई जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये दीर्घ हो जाता है। ये फिर क्या कहलाएगा, ये दीर्घ कहलाएगा, ये ह्रस्व में नहीं है। चाहे यहाँ छोटा वाला करें और चाहे बड़ा वाला कर दें, किसी भी प्रकार का अगर करते हैं, अगर यहाँ छोटा वाला भी रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। आप लोगों ने आकाशवर्ण दीर्घ पढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक मात्रा वाला होता है, एक मात्रा वाला जो भी होगा वो क्या होगा, ह्रस्व कहलाएगा। जैसे अ है, अब अ क्या है, एक मात्रा ही है इसमें। इस तरीके से जो एक मात्रा वाला हो, अथवा छोटी मात्रा लग गई, अब हमने यहाँ पर क लिख दिया और उसमें ये एक मात्रा लगा दी, छोटी वाली मात्रा लगा दी, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा ह्रस्व कहलाएगा। उसके बाद कहते हैं कि द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, ये तो एक मात्रा का हो गया। अब जो 2 मात्रा का ले आएंगे तो कहते हैं द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जो द्विमात्रिक होगा, जैसे अ में अ को जब प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है। यहाँ पर हमने आ लिख दिया, अगर यहाँ पर छोटा वाला भी रहेगा, ये छोटा वाला भी अगर रहता है तो ये भी क्या बन जाता है, आ बन जाता है। आप लोगों ने आकाशवर्ण दीर्घ देखा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक मात्रा हो गई, ये दूसरी मात्रा हो गई, दोनों मात्राओं को जो हमने मिला दिया तो ये क्या, ये मात्रा तैयार हो गई हमारी आ। तो ये क्या होता है कि द्विमात्रा है,
तो द्विमात्रा होने से क्या हो जाएगी, इसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। तो वही कहते हैं कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। आगे कहते हैं कि त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञेयो, जहाँ पर 3 मात्राएं हो जाती हैं, थोड़ा और देर तक उच्चारण हो जाता है। जैसे आ है, अब ये 3 मात्राएं हो गई। तो त्रिमात्रस्तु भवे प्लुतोज्ञेयो, त्रिमात्रा से क्या होता है, हमको प्लुत का ज्ञान हो जाता है। कहीं भी लगा लीजिए, आ में भी लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ये ई में लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ऊ में लगाएंगे तब भी आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, हम प्लुत वर्ण कहते हैं। इस तरीके से अगर आपको कहीं वर्ण दिखाई पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि वो कौन सा वर्ण है, प्लुत वर्ण है। 3 मात्राएं हैं इसमें, और इसका उच्चारण थोड़ा और देर तक होता है। जैसे ह्रस्व का जो उच्चारण है वो हम केवल कह देंगे अ, ये ह्रस्व हो गया। द्विमात्रा जब दीर्घ करेंगे तो अ, ये दीर्घ हो गया। और जब यही हम प्लुत का ले जाएंगे तो प्लुत के लिए हम कहेंगे अ, ये हमारा प्लुत हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों का निर्णय लिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि व्यंजनश्चार्धमात्रकम, और जहाँ पर व्यंजन होता है, व्यंजन की आधा ही मात्रा मानी जाती है। व्यंजन की कौन सी मात्रा मानी जाती है, आधा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, क हो गया। अब ये क्या है, इसका आधा मात्रा मानी जाएगी, ये एक मात्रिक भी नहीं है। जब इस क में हम अ जोड़ देंगे, ये पूरा हो जाएगा, तब ये जाके कहीं एक मात्रा मानी जाएगी इसकी। लेकिन अगर क सिर्फ आधा ही लिखा हुआ है, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो फिर इसकी आधी मात्रा मानी जाएगी, ये पूरी मात्रा भी नहीं होगी। इसमें अगर हम छोटा लगाते हैं तो ये एक मात्रिक हो जाएगा, और अगर इसी की में क में हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये 2 मात्रिक हो जाएगा। 2 मात्रिक होने से फिर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञेयो व्यंजनश्चार्ध मात्रकम। इस तरीके से हमने देख लिया कि कौन ह्रस्व होता है, कौन दीर्घ होता है, कौन प्लुत होता है और कौन आधा मात्रिक होता है। अब देखिए हम किसको किसको दीर्घ में गणना कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सानुस्वारश्च दीर्घश्च, एक तो सानुस्वार जो होता है वो दीर्घ होता है। अनुस्वार कहते हैं ये जो ऊपर बिंदु होती है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे रामम, अब रामम, रामम में क्या है, अब यहाँ आगे कोई पद न होने के कारण हमने म को अलग से लिख दिया है। लेकिन अगर आगे कोई पद रहेगा तो हम रा म पर क्या करते हैं, बिंदु लगा देते हैं। जैसे रामम गच्छति, गच्छति पद आ जाएगा ना, तो गच्छति पद आ जाने से यहाँ पर देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं। तो रामम, रामम, फिर क्या हो गया, गच्छति। रामम गच्छति, ये पद यद्यपि शुद्ध नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं, वो ग्रामम गच्छति होना चाहिए कि राम को जाता है। ये थोड़ा अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो कहते हैं कि जहाँ पर ये रहेगा अनुस्वार, अनुस्वार माने ऊपर ये जो बिंदु लग रही है, आप लोग केवल इतना समझिए कि किसको दीर्घ करना है, ठीक है। तो सानुस्वारस्य दीर्घस्य, जो अनुस्वार के साथ रहेगा, मतलब रामम यहाँ पर जो है, तो रामम में म के ऊपर क्या है, अनुस्वार है। अब यद्यपि ये जो म है ये क्या है, ह्रस्व है, क्योंकि एक मात्रिक है, इसमें केवल छोटा वाला अ घुसा हुआ है। यहाँ पर क्या है, म है, और म में अ योग में है। म में अ का क्या है, योग है। जब हम यहाँ रामम लिखेंगे तो रामम में म के साथ क्या है, अ का योग है। तो यहाँ पर क्या है, ये छोटा वाला मात्रा लगा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। लेकिन जो अनुस्वार के सहित होगा, जिसके साथ में क्या होगा, अनुस्वार होगा। यहाँ पर देखिए हमारा श्लोक यही कह रहा है कि सानुस्वारश्च दीर्घश्च, जो अनुस्वार के सहित होगा उसकी भी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। विसर्गी च गुरुर्भवेत्, और जो विसर्ग के साथ में होगा, जैसे रामः, रामः। अब यहाँ पर देखिए म क्या है, विसर्ग के साथ में है। तो यद्यपि म में जो आकार है वो एक मात्रिक है, इसको ह्रस्व होना चाहिए था, लेकिन ये विसर्ग के साथ है, इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, गुरु संज्ञा हो जाएगी। ये भी गुरु हो जाएगा, गुरु माने दीर्घ माना जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। वर्णः संयोग पूर्वस्य, अब जब वर्ण के पूर्व में संयोग हो जाएगा, हम इसी को लोग ले लेते हैं, संयोग पूर्वश्च, पूर्वश्च शब्द है ना यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा पूर्वश्च, पूर्वश्च शब्द हो गया हमारा। अब यहाँ पर पू जो है वो तो गुरु है, और वह जो है वो ह्रस्व है हमारा। अब जो श और च का यहाँ आगे योग बन रहा है, इस योग के कारण ये जो वकार है ये दीर्घ हो जाएगा, अब ये ह्रस्व नहीं रहेगा। पूर्वश्च में एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्वश्च, अब पूर्वश्च में ये पूत जो है हमारा वो गुरु हो गया, और वह क्या है, हमारा ह्रस्व है। लेकिन अब यहाँ पर व के बाद श और च का क्या हो रहा है, योग हो रहा है,
और श और च का योग होने के कारण ही यहाँ पर जो व है ये हमारा गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये हमारा ह्रस्व नहीं रहेगा, ये हमारा गुरु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्णः संयोग पूर्वश्च, अगर कहीं पर संयुक्त वर्ण है तो उसका पूर्व वाला अगर लघु भी है तो उसको हम गुरु कर लेते हैं। तथा पादांत गोपीवा, अथवा कोई पदांत में है। पदांत में अगर रामेण, रामेण पद है, ये लास्ट में आ गया, ठीक है। तो णकार क्या है? लास्ट में है, तो लास्ट में होने से ये भी, इसकी भी गुरु संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि वा लिखा गया है, कहीं कहीं आप देखते होंगे पदांत में च आ जाता है, तो ये च क्या है? यद्यपि ह्रस्व है लेकिन इसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी। पद के अंत में आने के कारण इसकी भी क्या हो जाएगी? गुरु संज्ञा हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सानुस्वारश्च, जो अनुस्वार के साथ होता है वो भी दीर्घश्च, दीर्घ हो जाता है। विसर्गी च गुरुर्भवेत्, और जो विसर्ग के साथ होता है वो भी क्या होता है? गुरु हो जाता है। फिर कहते हैं कि वर्णः संयोग पूर्वश्च, अगर संयोग वर्ण है तो उसके पूर्व वाला क्या है? अगर ह्रस्व भी है तो उसको दीर्घ कर लिया जाएगा। तथा पादांत गोपीवा, और जो पदांत में होता है उसकी भी क्या होती है? गुरु संज्ञा हो जाती है, वो भी दीर्घ माना जाता है। अब आगे हम देखेंगे, तो आगे गण के ऊपर कुछ विचार किए जा रहे हैं। क्या विचार हो रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अब दोस्तों ये गण जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत छंदों में गणों की संख्या कितनी है? 8 है। इन गणों से ही हम छंदों की विशेष रूप से पहचान कर पाते हैं। वर्णिक छंद जो होते हैं उनकी गणों से बहुत ही उनकी विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अगर हमको गण ठीक से समझ में नहीं आए तो फिर हम उनको मतलब समझ नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते हैं, उनको ये बता नहीं सकते हैं कि हाँ ये अमुक छंद में है। तो सबसे पहले आप लोग गणों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अब गणों को समझाने के लिए हमने यहाँ पर 3 ट्रिक रखे हुए हैं। आपको 3 तरीके से हम समझाएंगे। शायद आप लोगों को कोई एक भी ट्रिक अगर समझ में आ गई तो आप लोगों का समझिए काम बन गया। अब ये कहते हैं कि मस्त्री गुरु, म का तात्पर्य होता है मगण। क्या होता है? मगण। म का तात्पर्य हो गया मगण। तो मह त्रिगुरु। अब देखिए एक गण में 3 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होंगी? 3 मात्राएं होंगी। या तो वो गुरु 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 होगा, या तो ह्रस्व 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 होगा, अथवा वह ह्रस्व गुरु ह्रस्व भी हो सकता है, अथवा वह गुरु ह्रस्व गुरु भी हो सकता है, अथवा वह ह्रस्व ह्रस्व गुरु भी हो सकता है, अथवा वो गुरु गुरु ह्रस्व भी होता है। मतलब किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन 3 मात्राएं अवश्य होंगी। ठीक है, 3 वर्णों का एक गण होता है। 3 वर्णों का एक गण होता है। अब जो म है तो मस्त्री, म में क्या है? 3 वर्ण होने चाहिए एक गण में, हमने पहले बताया है। तो मगण में क्या है? जो त्रि माने तीनों हैं वो गुरु होंगे, अर्थात इस तरीके से होंगे। अगर इस तरीके से आपको कहीं भी सिंबल दिखाई दे रहा है तीनों गुरु का, तो आप समझ लीजिए कि ये कौन सा गण है? मगण है। कौन सा गण है? मगण है। इस तरीके से आपको अगर कहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है? मगण है। आगे देखें तो आगे कहते हैं कि मस्त्री गुरु, ये इतने बात समझ में आ गई ना। आगे कहते हैं कि मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो। नकार का तात्पर्य है नगण। नकार का तात्पर्य किससे है? तो नगण से है। अब नगण में क्या होता है? तो त्रिलघुश्च, तीनों जो होते हैं वो लघु ही होते हैं। फिर से देख लीजिए, मगण में क्या होता है कि तीनों क्या होते हैं? गुरु होते हैं। मगण में तीनों गुरु होते हैं। वहीं पर नगण में क्या होते हैं कि तीनों ह्रस्व होते हैं। अगर तीनों गुरु दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये मगण है, और अगर तीनों लघु दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या समझ जाइए कि ये नगण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि भादि गुरु। अब भ का तात्पर्य हो गया भगण। भ का तात्पर्य क्या हो गया? भगण। हमने 2 पढ़ लिए, ये तीसरा है। मगण और नगण को देख लिया, ये भगण है। भगण में कहते हैं कि भादि, भ से तात्पर्य हो गया भगण, और उसका जो आदि है वो कैसा होगा? तो गुरु, मतलब पहले वाला गुरु। तो जब पहला गुरु हो गया तो बाद के 2 कैसे हो जाएंगे? ह्रस्व हो जाएंगे। इस तरीके से अगर कहीं सिंबल दिख रहा है आप लोगों को कि पहला गुरु हो बाद में दोनों ह्रस्व हो, तो आप समझ जाइए कि वो किसके अंतर्गत आता है? तो भगण के अंतर्गत आता है। आगे हम चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि पुनरादि लघुर, यह पुनः भादि में, मतलब भगण में क्या हुआ था? आदि गुरु। आदि में क्या था? गुरु था। पुनः माने दोबारा, आदि ही लघु। आदि में अगर हम लघु कर दें तो बाद में दोनों क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। ये किसका होगा? तो यह माने यगण। यह माने क्या हो गया? यगण। दोस्तों आप लोगों ने 4 गण का अध्ययन कर लिया। तो मगण में क्या होता है? चारों गुरु होते हैं, मस्त्री गुरु। और त्रिलघुश्च नकारः,
नगण में क्या होते हैं, तीनों लघु होते हैं। ये तीनों अगर गुरु हैं तो क्या हो जाएगा, मगण हो जाएगा। और अगर तीनों ह्रस्व हैं तो क्या हो जाएगा, नगण हो जाएगा। और अगर इसी के स्थान पर क्या होते हैं कि भादि गुरु, आदि में क्या है, गुरु हो जाएगा, बाकी दोनों ह्रस्व हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भगण हो जाएगा। और अगर आदि में लघु हो गया और बाकी दोनों गुरु हो गए तो ये कौन सा गण हो जाएगा, ये यगण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 गणों को पढ़ा। अब 5वां गण कहते हैं कि जो गुरु मध्य, जो माने होता है जगण, जो माने क्या हो जाएगा हमारा, जगण। जगण में गुरु मध्य में होना चाहिए तो अगल बगल क्या हो जाएंगे, हमारे ह्रस्व हो जाएंगे। अगर इस तरीके का कहीं सिंबल दिखाई पड़ता है तो आप लोग समझ जाइए कि ये किसके अंतर्गत है, ये जगण के अंतर्गत आता है। आगे कहते हैं कि जो गुरु मध्य, गतो रल मध्य, गतो रल मध्य, र का तात्पर्य होता है रगण, र का तात्पर्य क्या हो गया, रगण। और ल का तात्पर्य हो गया लघु, र ल मध्य, तो र से हो गया रगण, ल से हो गया लघु, तो लघु कहाँ होगा, तो मध्य में होगा। तो दोस्तों अगर मध्य में लघु हो गया तो आदि और अंत में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 6 गणों का अध्ययन कर लिया। आगे कहते हैं कि सोंत गुरु, सोंत, सो माने होता है सगण, सो से क्या हो जाएगा, किसको हम पकड़ेंगे, सगण को। तो सगण में अंत गुरु, अंत वाला गुरु होता है तो आदि के दोनों कैसे हो जाएंगे, हमारे ह्रस्व हो जाएंगे। तो सगण में क्या होता है कि अंत में गुरु होता है और बाकी जो आदि के दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं, ह्रस्व होते हैं। तो ये हमारा कौन सा गण हो गया, सगण का हो गया। और फिर कहते हैं कथितोंत लघुस्तः, और कथितोंत लघुस्तः, जो तह, तह माने तगण, तह माने किसको पकड़ेंगे हम, तगण को। तो अंत लघु, तगण में क्या हो जाएगा, अंत में लघु हो जाएगा तो आदि के दोनों कैसे हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 8 जो गण थे उनको एक तरीके से तो हम समझ गए। आशा करता हूं कि ये तरीका आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो दूसरा तरीका देखिए। दूसरा श्लोक लिखते हैं, दूसरा श्लोक यहाँ आप लोगों के सामने लिखा है कि आदिर मध्यावसानेषु, ये थोड़ा समझने वाला श्लोक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। कहते हैं आदिर मध्यावसानेषु, आदि माने होता है पहला वाला, मध्य में होता है मध्य, बीच में, अवसान माने होता है अंत वाला। इसको कहते हैं हम अवसान, इसको कहते हैं हम मध्य और इसको कहते हैं हम आदि। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर काउंटिंग इधर से नहीं शुरू होती है, इधर से शुरू होगी। बाकी जगह पर क्या होता है कि लेफ्ट साइड से ही शुरू होती है, बाएं तरफ से ही शुरू होता है, लेकिन इसमें क्या है, राइट साइड से शुरू हो रही है। ये आदि कहलाएगा, ये मध्य कहलाएगा और ये अंत कहलाएगा। तो वही कह रहे हैं कि आदिर मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम। अब देखिए यथा संख्यम दस समानाम बैठा दीजिए। अब जो य माने यगण, र माने रगण और त माने तगण, तो जो यगण है वो आदि में कैसा होगा, तो लघु होगा, लाघव माने लघु, छोटा होगा। जो रगण होगा वो मध्य में लघु होगा और जो तगण होगा वो अवसान माने अंत में लघु होगा। तो यगण में आदि में अगर लघु कर दिए तो बाकी दोनों क्या हो गए, गुरु हो गए। ये हो गया हमारा यगण। और रगण में क्या होता है, मध्य में ह्रस्व हो गया तो बाकी दोनों कैसे हो गए, गुरु हो गए। ये हो गया हमारा रगण। और वहीं अगर हम तगड़ की बात करते हैं तो तगड़ में क्या होता है कि अंत में लघु हो जाता है तो बाकी दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे गुरु हो जाते हैं। देखिए कोई विशेष मतलब बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि यगण के साथ हम आदि को बैठा देंगे। आदि कैसा होना चाहिए, तो लाघव माने लघु होना चाहिए। रगण को हम ले जाके मध्य वाले के साथ बैठा देंगे और तगण को ले जाके हम अवसान वाले के साथ बैठा देंगे। मतलब जहाँ पर आदि में ह्रस्व हो जाए बाकी दोनों गुरु हो जाए वो हमारा यगण हो जाएगा। जहाँ पर मध्य में ह्रस्व हो जाए बाकी दोनों गुरु हो जाए वो हमारा रगण हो जाएगा। और जहाँ पर अंत में गुरु हो जाए बाकी दोनों अंत में ह्रस्व हो जाए बाकी दोनों गुरु हो जाए वो हमारा तगण कहलाएगा। इस तरीके से 3 गण होते हैं। 3 गण की जानकारी आप लोगों को बड़ी आसानी तरीके से मिल गया। इसको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब इसी तरीके से आपको नीचे भी करना है। भगण को आदि में ले लीजिए, जगण को मध्य में ले लीजिए और मगण को अवसान में ले लीजिए। भ से हो गया भगण, ज से हो गया जगण और म से ये सगण है, सॉरी म जैसा दिख रहा है लेकिन ये सगण है। सगण का तात्पर्य हो गया अवसान। तो ये क्या होना चाहिए, तो ये गौरवम, गौरवम माने गुरु। तो भ का आदि गुरु होना चाहिए। अगर आदि में गुरु है तो बाकी दोनों ह्रस्व हो जाएंगे, ये भगण कहलाएगा। मध्य में अगर गुरु है तो बाकी दोनों ह्रस्व हो जाएंगे, ये जगण कहलाएगा। और अगर अंत में गुरु है, सॉरी यहाँ पर अगर अंत में गुरु है
तो बाकी दोनों क्या होंगे, ह्रस्व हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, ये सगण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सगण कहलाएगा। तो इस तरीके से देखिए बड़े आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। अब ये कहते हैं कि भगण को आप आदि के साथ ले लीजिए, जगण को आप मध्य के साथ ले लीजिए और सगण को आप अवसान के साथ ले लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर लाघवम करते थे, लघु करते थे, ऐसे ही आपको गौरव करना है। गौरव माने दीर्घ कर देना है। अब वो क्या कहते हैं कि भगण, तो भगण में आदि क्या होगा, गुरु होगा, तो बाकी दोनों ह्रस्व हो जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, भगण कहलाएंगे। फिर जगण, ज की बारी आती है, तो जगण में क्या होता है, मध्य में गुरु होता है, तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, ह्रस्व हो जाएंगे, तो ये जगण कहलाएगा। और सगण में क्या होता है कि अंत में गुरु हो जाता है और बाकी दोनों क्या होते हैं, ह्रस्व हो जाते हैं, तो ये सगण कहलाएगा। इस तरीके से ये तीनों की जानकारी भी हमने ले लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे दो और बचते हैं, मनऊ, म से हो गया मगण और न से हो गया नगण। ये क्या होते हैं, तो म को ले आओ गुरु के साथ और न को ले आओ लाघव के साथ। तो मगण में क्या होता है कि तीनों गुरु हो जाते हैं और नगण में क्या होता है कि तीनों ह्रस्व हो जाते हैं। ये बात बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, कोई विशेष क्लिष्टता नहीं है इसमें। मगण में क्या होते हैं कि मगण में हमारे तीनों गुरु हो जाते हैं। तीनों कैसे रहेंगे, गुरु रहेंगे। और वहीं जब हम नगण की चर्चा करेंगे तो नगण में हमारे तीनों ह्रस्व हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, हमको आठों गणों के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए कि आदिर मध्यावसानेषु, आदिर मध्यावसानेषु, आदि को आप जोड़ दीजिए य के साथ, य से हो गया यगण, मध्य को रगण के साथ और त को अवसान के साथ। ये क्या होते हैं, लाघव होते हैं। अर्थात यगण में आदि में लघु होगा, बाकी दोनों गुरु होंगे, रगण में मध्य में लघु होगा, बाकी दोनों गुरु होंगे, और तगण में अंत में लघु होगा, बाकी दोनों गुरु होंगे। फिर भजसा से जोड़ दीजिए, भगण में आदि गुरु होता है और जगण में मध्य गुरु होता है और सगण में अवसान वाला क्या होता है, गुरु होता है। यर्ता में वही चीज है लेकिन इसमें लाघव होगा, अर्थात ह्रस्व होंगे, छोटा वाला माना जाएगा। और ये भी उसी की तरह है भजसा में भी, लेकिन ये आदि में गुरु हो जाएंगे क्योंकि यहाँ गौरवम पद आया है। गौरवम का मतलब गुरु। इसमें क्या होता है, लाघव हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है और इसमें गुरु हो जाता है। स्थान विशेष वही है, स्थान दोनों का वही रहेगा। और मगण और नगण के लिए अलग से ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि मगण में तीनों क्या होते हैं, गुरु होते हैं, और नगण में तीनों क्या होते हैं, ह्रस्व होते हैं। आशा करता हूँ ये मेथड भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसमें भी आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो इससे भी आसान तरीका से नीचे हम तीसरे तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को। इससे तो आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आसानी से इसको जरूर समझ जाएंगे। इसमें देखिए कहते हैं यमाता राजभान सलगम। ये आप लोग केवल इतनी एक पंक्ति याद कर लीजिए, यमाता राजभान सलगम। अब य से पकड़ लीजिए आप यगण को, देखिए इसी में सब कुछ है। य से आप पकड़ लीजिए यगण को। अब हमने यगण को पकड़ लिया, अब जिसको आप पकड़ेंगे वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है। अब यह क्या है, हमारा ह्रस्व है। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं कि ह्रस्व कौन होता है, दीर्घ कौन होता है और प्लुत कौन होता है। तो यह क्या है, हमारा ह्रस्व है। यह के बाद जो म है ये हमारा क्या है, गुरु है, तो ह्रस्व के बाद हम गुरु को लिख देंगे। फिर ता जो है वो भी हमारा गुरु है। तो ये जो हमारे पास उपलब्ध हुआ ये सिंबल, ये हमारा यगण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, यगण कहलाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम य को पकड़ेंगे, तो य से हम ले लेंगे यगण को। किसको ले लेंगे, यगण को। अब यगण की पहचान हम कैसे करेंगे, तो यह क्या है, हमारा ह्रस्व है। हमेशा हम इससे नहीं पकड़ेंगे, जो भी हमको ह्रस्व गुरु का निर्णय करना होगा हम यहाँ से करेंगे और तीन वर्णों को ही लेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि एक गण में केवल तीन वर्ण आते हैं। तो यह क्या है हमारा, यह यहाँ पर हमारा ह्रस्व है। माँ क्या है, हमारा गुरु है। और फिर ता क्या है, हमारा गुरु है। अर्थात आदि में लघु होगा, बाकी दोनों गुरु होंगे, तो वो कौन सा गण कहलाएगा, यगण कहलाएगा। अब यगण के हम जब आगे चलेंगे तो देखिए यह माँ, अब माँ पद आ रहा है, तो माँ से हम पकड़ लेंगे मगण। क्या पकड़ लेंगे हम, मगण। अब मगण में देखिए यहीं से लेंगे। अब यह को हम हटा देंगे, यह को हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हमारा काम माँ से शुरू हो रहा है। तो माँ हमारा क्या है, गुरु है। फिर ता हमारा क्या है, वो भी गुरु है। फिर रा क्या है हमारा, वो भी गुरु है। मतलब तीनों जिसमें गुरु होंगे वो कौन सा गण कहलाएगा, मगण कहलाएगा। वो कौन सा गण हो जाएगा, हमारा मगण हो जाएगा। इस तरीके से मगण का निर्णय भी हमने देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो कहते हैं कि त आ रहा है ना, माँ यह हो गया, माँ हो गया, अब ता आ रहा है। तो त से हम पकड़ लेंगे तगण को। किसको पकड़ेंगे हम, तगण को।
अब तगड़ में क्या क्या होते हैं, तो ता देखिए गुरु है, फिर रा देखिए गुरु है, फिर ज देखिए क्या है हमारा ह्रस्व है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ऐसा अगर सिंबल कहीं दिखाई देता है कि आदि में दोनों गुरु रहेंगे, आदि मध्य गुरु रहेगा और अवसान में क्या रहेगा, ह्रस्व रहेगा, तो फिर हमारा कौन सा गण हो जाएगा, तगण हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसी चीज को। तो तगण के बाद आता है र की बारी, तो र से होता है रगण, क्या होता है रगण। अब हम रगण को देखेंगे तो हम इन तीनों को अब छोड़ देंगे, इन तीनों से हमसे कोई मतलब नहीं है। अब हम र से सीधा लेंगे, तो रा हमारा क्या है, गुरु है, फिर ज क्या है, ह्रस्व है, फिर उसके बाद भा जो है वो भी गुरु है। तो इस तरीके का अगर कहीं सिंबल दिखाई पड़ता है गुरु ह्रस्व गुरु, तो हमारा कौन सा गण हो जाएगा, रगण में आ जाएगा। उसके बाद कौन सा गण आता है, तो देखिए रा के बाद आ रहा है सॉरी एक मिनट, रा के बाद कौन सा आ रहा है, तो ज। अब ये ज आ रहा है, तो ज से हमारा हो गया जगण। कौन सा गण आ गया, जगण। अब जगण में हम देखेंगे तो यहाँ रा तक हम छोड़ देंगे, ज से हम लेंगे, तो ज हमारा क्या है, ह्रस्व है, भा हमारा क्या है, गुरु है, उसके बाद न क्या है, वो भी गुरु है। तो इस तरीके का अगर कहीं आपको सिंबल दिखाई पड़ रहा है कि पहले गुरु हो, बीच में पहले ह्रस्व हो, बीच में गुरु हो और अंत में फिर ह्रस्व हो, तो वो हमारा कौन सा गण कहलाएगा, जगण कहलाएगा। इस तरीके से जगण का भी निर्णय हो गया। फिर आता है भा की बारी, भा से हम पकड़ लेंगे भगण को, किसको पकड़ेंगे, भगण को। अब भगण में फिर वही भ से हम लेंगे, तो भा हमारा गुरु है, ना हमारा ह्रस्व है, फिर स हमारा ह्रस्व है। अगर इस तरीके का कहीं सिंबल आता है, पहले गुरु होगा बाद में दोनों ह्रस्व होंगे, तो वो कौन सा गण कहलाएगा, भगण कहलाएगा। फिर हम आते हैं भ के बाद न की बारी आती है, तो न से होता है नगण। कौन सा गण होता है, सॉरी यहाँ पर मगण लिखा गया, न से होता है नगण। नगण में क्या होता है कि न भी देखिए ह्रस्व लिखा है, स भी ह्रस्व लिखा है और ल भी ह्रस्व लिखा है, अर्थात जहां पर तीनों ह्रस्व होंगे वो कौन सा गण हो जाएगा, तो नगण हो जाएगा। उस नगण के बाद फिर आता है हमारी बारी सगण की, स है ना, तो स से हो गया हमारा सगण। सगण में क्या होता है कि स हमारा क्या है, ह्रस्व है, ल हमारा क्या है, ह्रस्व है। अब यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं अनुस्वार है, अब यहाँ सलगम है, तो एक मिनट हम इधर साइड में लिखते हैं, स ल ग। अब इसके ऊपर ये अनुस्वार है, यही अनुस्वार अंत में होने के कारण यहाँ म बन गया है, ठीक है। यथार्थता ये है कि यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है, और ये अनुस्वार के साथ अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। ये बात हमने पहले आप लोगों को बता दिया है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये सगण है, उस सगण में क्या है कि जो स है वो तो ह्रस्व है, फिर ल है वो भी ह्रस्व है, लेकिन जो ग है वो अनुस्वार के साथ होने के कारण गुरु हो जाएगा। इस तरीके का अगर कहीं आपको सिंबल दिखाई पड़ता है तो आप समझ लीजिए वो कौन सा गण कहलाएगा, सगण कहलाएगा। इस तरीके से हमने 8 गणों के बारे में 3 प्रकार से अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वहां से थोड़ी समझने में समस्या हो तो यहाँ हमने लिख दिया है कि अगण में आदि में ह्रस्व होता है, बाकी दोनों गुरु होते हैं। रगड़ में भी क्या होता है कि ये रगड़ में हम देखेंगे तो मध्य में ह्रस्व होता है, बाकी दोनों क्या होते हैं, गुरु होते हैं। उसके बाद अगर हम तगड़ की बात करते हैं तो तगड़ में अंत में गुरु ह्रस्व होता है, बाकी दोनों कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। फिर भगड़ की बारी आती है तो भगड़ में आदि में गुरु होता है, बाकी दोनों कैसे होते हैं, ह्रस्व होते हैं। जगड़ की बारी आई तो जगड़ में मध्य में गुरु होता है, बाकी दोनों ह्रस्व होते हैं। फिर सगड़ में क्या होता है कि अंत में गुरु होता है, बाकी दोनों ह्रस्व होते हैं। और मगड़ में हमने पहले ही बताया कि तीनों गुरु होते हैं और नगड़ में तीनों लघु होते हैं। तो इस तरीके से छंद में जो 8 प्रकार के गण होते हैं उन गणों की चर्चा हमने कर ली। अब आगे हम छंदों का विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार अगर आप सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा और आप लोग इस छंद की पहचान को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।